किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर कार्यक्रम कृषि दर्शन देखना शुरू कर चुके हैं आप, और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। दोस्तों, कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम जिसके माध्यम से हम आपको खेती किसानी से जुड़ी हुई तमाम ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराते हैं ताकि किसान भाई उन जानकारियों का सही समय पर उचित इस्तेमाल कर खेती किसानी में परिवर्तन ला सकें, अपनी आय को बढ़ा सकें और किसान प्रगतिशील हो सके, जिससे हमारा देश भी विकसित होता है। कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में हम अलग अलग सेगमेंट के जरिए आप तक वो जानकारियाँ पहुँचाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आज हम कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में जानेंगे सम्मेलन से प्रगति और के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे विज्ञान और किसान की। उसके बाद बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की, और अंत में बात होगी हमारे फार्मिंग इंडिया के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम की, जिसका नाम है कृषि दर्शन। चलिए सबसे पहले सेगमेंट की बात करते हैं, जिसका नाम है सम्मेलन से प्रगति की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी कर दी है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से यह किस्त जारी की, जिसके तहत करीब 9 करोड़ 26 लाख किसानों के खातों में 20,000 करोड़ से ज्यादा किसान सम्मान निधि ट्रांसफर कर दी गई है। आइए देखते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार सांसद बनने के बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। यहां उन्होंने किसान सम्मान सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान पीएम किसान की 17वीं किस्त भी जारी की। देश भर के करोड़ों किसानों के बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि के 20,000 करोड़ रुपए पहुंचे हैं। आज 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की तरफ भी बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। कृषि सखी के रूप में बहनों की नई भूमिका उन्हें सम्मान और आय के नए साधन दोनों सुनिश्चित करेंगे। मैं अपने सभी किसान परिवारों को, माताओं बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि आज दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम बन चुका है। अभी तक देश के करोड़ों किसान परिवारों के बैंक खाते में 3.25 लाख करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। यहां वाराणसी जिले के किसानों के खाते में भी 700 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। मुझे खुशी है कि पीएम किसान सम्मान निधि में सही लाभार्थी तक लाभ पहुंचाने के लिए टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल हुआ है। कुछ महीने पहले ही विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान भी 1 करोड़ से अधिक किसान इस योजना से जुड़े हैं। सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ पाने के लिए कई नियमों को भी सरल किया है। जब सही नीयत होती है, सेवा की भावना होती है, तो ऐसे ही तेजी से किसान हित के, जनहित के काम होता है। भाई और बहनों, 21वीं सदी के भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने में पूरी कृषि व्यवस्था की बड़ी भूमिका है। हमें वैश्विक रूप से सोचना होगा, ग्लोबल मार्केट को ध्यान में रखना होगा
हमें दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भर बनना है और कृषि निर्यात में अग्रणी बनना है। पीएम किसान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाली दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। इसमें हर 4 माह पर किसानों के बैंक खातों में सीधे तौर पर 2-2 हजार रुपए डाले जाते हैं। इस तरह साल भर में हर किसान परिवार को 6,000 रुपए मिल जाते हैं। यही वजह है कि ये स्कीम किसानों के बीच बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के कल्याण के काम में लगी है। ये किसान और खेती के प्रति प्रतिबद्धता है प्रधानमंत्री जी की, हमारी सरकार की, कि पहली फाइल अगर प्रधानमंत्री बनने के बाद कोई साइन की उन्होंने, तो किसान सम्मान निधि किसान के खाते में डालने की फाइल साइन की। और आज पहला कार्यक्रम भी अगर हो रहा है तो किसानों के बीच ही हो रहा है। आज प्रधानमंत्री जी सिंगल क्लिक से लगभग 9.25 करोड़ किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपया डालेंगे। अब तक लगभग 3,24,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाल दिए गए हैं। इस राशि के साथ प्रधानमंत्री जी का किसानों की आय दुगनी करने का जो रोड मैप है, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है। एक, उत्पादन बढ़ाना, सिंचाई की योजनाओं के माध्यम से नई तकनीकी का प्रयोग करके कैसे उत्पादन बढ़े, इसके लगातार इसका प्रयास जारी है। दूसरे, उत्पादन की लागत घटाना। किसान भाइयों, आप जानते होंगे अरबों रुपए की सब्सिडी देते हैं खाद पर, तब किसान को सस्ता खाद मिलता है। दुनिया में खाद के दाम आसमान पर है, लेकिन ये हमारी सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, जो किसान को सस्ता खाद उपलब्ध करवाते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड जैसी अद्भुत योजना साहूकारों के चंगुल से मुक्त किसान को किया है। और छोटे किसान तो प्रधानमंत्री जो हमारी सम्मान निधि है उससे ही खाद और बीज की व्यवस्था करते हैं। तीसरी चीज जिसके बारे में शाही जी अभी कह रहे थे, योगी जी के नेतृत्व में और सभी प्रदेशों में फसलों के बेहतर दाम किसान को मिले, इसलिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो लागत आती है उस पर कम से कम 50% लाभ देकर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाता है। और ये फैसला भी किया किसी ने, तो नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी ने किया। पहले की सरकारें केवल बातें करती थी। प्राकृतिक आपदा में अगर फसल को नुकसान हो जाए तो भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। कृषि के विविधीकरण का उन्होंने हम सबको निर्देश दिया और उस काम में लगे हैं। फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, कृषि वानिकी, कृषि के साथ पशुपालन, मधुमक्खी पालन, जिससे किसान की आय दुगनी हो जाए। और एक चिंता और, मैंने वो तड़प देखी है प्रधानमंत्री जी की, क्या ये धरती केवल हमारे लिए नहीं है, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। अनियंत्रित कीटनाशक और खाद के प्रयोग से ये बंजर अगर हो गई तो आने वाली पीढ़ियां इस धरती पर कैसे रहेंगी। और इसलिए प्राकृतिक खेती का अभियान उन्होंने चलाया हुआ है। मैं उनकी इस तड़प को प्रणाम करता हूं। और कृषि विभाग उनके नेतृत्व में किसानों के कल्याण में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। हम दिन और रात परिश्रम करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने अगले सेगमेंट की, जिसका नाम है विज्ञान और किसान। एशिया को बकरी पशुधन के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि 95% अच्छी बकरियां एशिया के विकासशील देशों से ही निकलकर आती हैं। ज़्यादातर क्षेत्रों में बकरी को मांस के लिए पालन किया जाता है, लेकिन सीमांत क्षेत्रों में, गांव के क्षेत्रों में इसके दूध का सेवन भी अधिक मात्रा में किया जाता है। सूखे पड़ने वाले क्षेत्रों में और जहां पर कम उत्पादन का क्षेत्र होता है, वहां पर बकरी पालन को महत्वपूर्ण रूप से देखा जाता है। बकरी पालन व्यवसाय का एक अच्छा रूप देखा जाता है और इससे किसान भाई अच्छा खासा व्यवसाय कर अपनी आय को भी बढ़ा सकते हैं। बकरी पालन क्यों महत्वपूर्ण है, क्या कुछ खास है इसमें, आइए देखते हैं इस सेगमेंट में। गांव के ही बकरी पालन रोजगार का बहुत ही उपयोगी विकल्प है। अगर आप पशुपालन में रुचि रखते हैं, लेकिन कम पूंजी के कारण
कारण कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो बकरियां पाल लीजिए। इन्हें पालना बहुत आसान है। डेयरी फार्म की तुलना में ये व्यवसाय कम जोखिम भरा और ज्यादा कमाई वाला है। ये कम बीमार पड़ती है और किसी भी तरह के वातावरण में खुद को ढाल लेती है। इसके अलावा सीधे स्वभाव और छोटे आकार की वजह से इनका प्रबंधन भी बहुत आसान है। बकरी कम आयु में ही बच्चे देने शुरू कर देती है और साल में 2 बार बच्चे जन्मती है। हर बार बच्चों की संख्या 1 से अधिक होती है। कई बार 4 बच्चे भी दे देती है। छोटा आकार होने की वजह से इन्हें रखने के लिए ज्यादा जगह की जरूरत नहीं होती और आहार पर भी बहुत ज्यादा खर्च नहीं होता। इन्हें कभी भी खरीदा और बेचा जा सकता है। इन्हीं गुणों के चलते बकरी पालन तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। बकरियों का आवास हमेशा ऊंची जगह पर बनाना चाहिए ताकि बारिश का पानी आसानी से बाहर निकल सके। बकरियों को ढकी छत और खुले बाड़े दोनों की जरूरत होती है। पूरे आवास का 1/3 हिस्सा ढका होना चाहिए। ढकी छत उन्हें धूप, ओस और बारिश से बचाती है, जबकि बाड़े में वो आराम और व्यायाम करती हैं। याद रखिए, 30% गर्मी ऊपर से ही आती है। बकरी आवासों का हवादार होना भी जरूरी है। मौसम के अनुसार हवा के आने जाने की जगहों को कम या ज्यादा किया जा सकता है। छत के ऊपर अगर छप्पर डाल देंगे या पौधों की बेलें चढ़ा देंगे तो नीचे गर्मी का असर कम हो जाएगा। लोहे की चादर वाले आवासों के ऊपर सफेद पेंट करके भी गर्मी को कुछ हद तक रोका जा सकता है। दोस्तों, यहाँ वक्त हो गया अब छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया की। आप बने रहें और देखते रहें कार्यक्रम कृषि दर्शन। नमस्कार भाइयों और बहनों, आज हम उन उपायों पर बात करेंगे जिनसे किसान अपनी फसलों को भारी बारिश से बचा सकते हैं। भारी बारिश फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन सही योजना और उपाय के माध्यम से इसे कम किया जा सकता है। बारिश के मौसम से पहले अपनी खेतों में अच्छी ड्रेनेज योजना बनाएं। नाली नाले साफ रखें ताकि जल भराव न हो। बंद नालियों को खोलें और उनकी स्थिति की जांच करें। अपने क्षेत्र के मौसम और मानसून के अनुकूल फसलों का चयन करें। उन्हें चुनें जो पानी में प्रतिरोधी हों और अच्छी पैदावार दें। अपने खेतों में उच्च बिस्तर कृषि अनुप्रयोग करें। इससे फसलों को जल जमाव से बचाव मिलता है और उनके प्रदर्शन में सुधार होता है। फसलों के चारों ओर मल्च लगाएं। मल्च से फसल की धरती को सुचारू रखने में मदद मिलती है और भारी बारिश के प्रभाव को कम करती है। भारी बारिश के दौरान अपनी फसलों को तिरपाल या प्लास्टिक शीट से ढकें। इससे फसलें अधिक जल से बची रहती हैं और उनके नुकसान का खतरा कम होता है। इन टिप्स का पालन करके किसान अपनी फसलों को भारी बारिश से बचा सकते हैं और नुकसान को कम कर सकते हैं। सही तैयारी और समय पर कार्रवाई बहुत महत्वपूर्ण है, जो खेती में सफलता के लिए अनिवार्य होती है। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने अगले सेगमेंट की, जिसका नाम है कृषि स्टार्टअप। कृषि स्टार्टअप में आज हम बात करेंगे हरे चारे के बारे में। दोस्तों, बदलते वायुमंडल की तरह और बदलते मौसम में पूरे साल भर हरा चारा अपने पशुधन के लिए उपलब्ध कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। हरा चारा अच्छे उत्पादन के लिए कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण होता है। पशुपालकों के लिए हरा चारा पूरे साल उपलब्ध कराना कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण होता है। साइलेज के माध्यम से कैसे किसान भाई या पशुपालक पूरे साल हरा चारा प्राप्त कर सकते हैं, आइए जानते हैं इस सेगमेंट में। हरे चारे में 65 से 70% तक नमी होती है। जब खेतों में इसे काटते हैं तो नमी कम होना शुरू कर देती है और 2-4 दिन में ही चारा सूख जाता है। साइलेज ऐसी तकनीक है जिसमें चारे की नमी और पोषक तत्व 2 साल तक बने रहते हैं। साइलेज ज्वार का भी बनाया जा सकता है, जई का भी, बाजरे का भी और मक्का का भी। नंदू महाराष्ट्र के पुणे में रहते हैं और मक्का का साइलेज बनाते हैं। वो काफी पढ़े लिखे हैं और इन्होंने कृषि की उच्च शिक्षा प्राप्त की है। नंदू ने हालांकि नौकरी भी की, लेकिन बाद में अपना खुद का कारोबार शुरू करने का फैसला किया। आखिरकार 2018 में इन्होंने साइलेज बनाना शुरू किया। 2018 में मैंने कुकड़ी क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड ऐसे स्टार्टअप हमने रजिस्टर किया था
उस साइलेज यूनिट की जब भी हमने 2018 में शुरू किया था, तो शुरुआत कैसे हुआ था कि मैंने जब जॉब किया था तो जॉब के दौरान मैं पूरा इंडिया घूमता था। तो इंडिया घूमने के बाद मैंने एक चीज़ नोटिस की थी कि एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी फार्मिंग जो है वो अभी भी हमारे यहाँ पे सेकेंडरी ऑक्यूपेशन माना जाता है। जैसे कि खेती के साथ साथ उसको हम यूज़ करते हैं, एनिमल को यूज़ करते हैं और उसका रेयरिंग करते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ हमने एज अ प्राइमरी बिजनेस किया तो इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता। तो उसमें हमने पहले ये आइडेंटिफाई किया कि जो एग्रीकल्चर है उसमें जो साइड बिजनेस है वो है डेयरी। तो डेयरी के इसमें अगर हम देखा जाए तो 60 to 70% जो खर्चा है वो फॉडर पे होता है। तो फॉडर का खर्चा कम करने के लिए हमने ये साइलेज का यूनिट चालू किया था। तो उसमें अभी हमको ये चीज़ रियलाइज़ हुआ है कि अगर साइलेज का फीडिंग करता है कोई भी फार्मर अपने ट्रेडिशनल को छोड़ के, तो उसमें ज़्यादा मुनाफा होता है। साइलेज नियंत्रित किण्वन विधि से तैयार किया जाता है। इसमें सबसे पहले चारे की कुट्टी काटी जाती है और फिर उसे हवा की अनुपस्थिति में किण्वित किया जाता है। ऐसा करने पर लैक्टिक अम्ल पैदा होता है। यही लैक्टिक अम्ल चारे को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में मददगार है। कमाल की बात तो ये है कि चारे में मौजूद जीवाणु ही किण्वन का काम करते हैं। नंदू का कहना है कि साइलेज साधारण चारे से कहीं बेहतर है। साइलेज है वो पूरा फर्मेंटेड होने की वजह से आपको 50% की जगह 100% पैलेटेबिलिटी मिलती है। तो अगर आप कच्चा चारा आप उसको खिलाते हो तो खिलाते हो तकरीबन 40 to 45 kg, और यहाँ पे आप उसको अगर 20 kg भी खिलाते हो तो उसकी जो न्यूट्रिएंट की डिमांड है या उसकी फीड हंगर है उसमें से कंप्लीट हो जाती है। उसमें अगर टेक्निकल देखा जाए तो जानवर को ये पैलेटेबल मतलब फर्मेंटेड चारा खिलाया जाए तो उसको एज इट इज़ वो कंज्यूम करता है। जब कोई भी रूमिनेंट चारा अंदर लेता है तो उसके बाद वो रूमिनेशन के लिए बाहर निकलता है। अगर आप ट्रेडिशनल वेज के टाइम पे देखे दे तो उसकी फीड मूवमेंट कितनी होगी, 40 kg उसको एक बार अंदर लेना है, फिर 40 kg रूमिनेशन के लिए लेना है, फिर वो रूमिनेशन होने के बाद 40 kg फिर अंदर जाना है। तो टोटल आपकी फीड मूवमेंट जो है 120 kg की है। अब सेम केस अगर आप साइलेज के बारे में देखते हो तो आपकी फूड मूवमेंट हो जाएगी 60 kg। तो आपको 60 kg की फीड मूवमेंट के लिए जितनी एनर्जी मतलब आपकी एनर्जी बचती है, और ये जो है एज इट इज फर्मेंटेड होने के कारण उसको पचाने के लिए जो एनर्जी बचेगी, तो ये जो बची हुई एनर्जी है उसमें क्या हो जाता है कि जानवर उसका दूध में इस्तेमाल किया करते हैं। नंदू हाइब्रिड किस्म के चारे का साइलेज बनाना पसंद करते हैं क्योंकि इसमें पैदावार ज्यादा होती है। 1 एकड़ में बोया गया संकर चारा 8 से 10 गायों का पेट आराम से भर सकता है। वैसे तो साइलेज तैयार करने के लिए गड्ढे बनाए जाते हैं, लेकिन नंदू सफेद रंग की इस शीट का इस्तेमाल करते हैं। इस शीट से हवा भी आर पार नहीं जा सकती और इसमें लपेटकर आप चारे को धूप में भी भंडारित करके रख सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की आरके रफ्तार की जो स्कीम है उसमें हमने अप्लाई किया था। उसके दौरान हमें कृषि विज्ञान केंद्र नारायणगांव जो है उनसे हेल्प मिली थी। वो हमने हमारा स्टार्टअप वहाँ पे रजिस्टर किया। स्टार्टअप रजिस्टर करने के बाद 2 महीने का जो है ट्रेनिंग हो गया। ट्रेनिंग के बाद हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का आरके रफ्तार का जो है उसमें फंड मिल गया था। तो 2 प्रकार के उसमें एक होता है, एक तो सीड फंड होता है और एक जो है वो जब आप बाद में जो स्टार्टअप ऑलरेडी इस्टेब्लिश है उसको एक्सपेंशन करने के लिए फंड होता है। तो एक आइडिया स्टेज पे जो स्टार्टअप होता है उसमें 5 लाख की फंड होती है, और जो स्टार्टअप ऑलरेडी सेट है जिसको एक्सपांड करना है, मार्केटिंग या कुछ और मशीनरी खरीदनी है, तो उसके लिए गवर्नमेंट आपको 25% ग्रांट इन ऐड देता है। तो अभी फार्मर को हम अपना तरफ से इनपुट्स देते हैं, मतलब हाइब्रिड सीड देते हैं, मशीनरी की उसको सर्विस देते हैं ताकि उसका जो भी हार्वेस्टिंग है वो फास्ट हो जाए। और यहाँ पे उसको जितना चारा चाहिए वो खुद रख लेता है, उसमें से जो बचा हुआ चारा है हम अपने पास लेके फिर मार्केट में बेचते। अभी बरसात का मौसम है और इस मौसम में बहुत बड़ी मात्रा में हरा चारा उपलब्ध रहता है। किसान इसका साइलेज बनाकर सुरक्षित रख सकते हैं। बाद में जब हरा चारा उपलब्ध नहीं होगा तो इसका इस्तेमाल किया जाएगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि वो दुग्ध उत्पादन से जुड़े किसानों को इस बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि वो अपने दुधारू पशुओं के लिए खुद साइलेज तैयार करें। इससे उनकी लागत में कमी आएगी और दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा। नंदू की साइलेज यूनिट से किसानों को भी फायदा हो रहा है। किसान उन्हें हरा चारा बेचकर अतिरिक्त आय प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा उनकी यूनिट में कम से कम 25 से 30 लोगों को रोजगार मिल रहा है।
तो देखा आपने किसान भाई कैसे या पशुपालक भाई कैसे साइलेज के माध्यम से पूरे साल हरा चारा उपलब्ध करा सकते हैं और अपने पशुधन को स्वस्थ रख सकते हैं, अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अपने अगले सेगमेंट की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकना होगा छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहें और देखते रहें कार्यक्रम कृषि दर्शन। नमस्कार, मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम बात करेंगे पर्माकल्चर खेती के बारे में। पर्माकल्चर खेती एक ऐसी प्रणाली है जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं के साथ तालमेल बिठाती है। यह विधि न केवल पर्यावरण के साथ सहयोग करती है, बल्कि इसे संरक्षित भी करती है। पर्माकल्चर के 3 मुख्य सिद्धांत हैं: पृथ्वी की देखभाल, लोगों की देखभाल और निष्पक्ष साझाकरण। पृथ्वी की देखभाल का अर्थ है कि हम सभी जीवित प्रणालियों के लिए अनुकूल वातावरण बनाएं। यह प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और पुनर्चक्रण पर जोर देती है। लोगों की देखभाल का मतलब है कि सभी मनुष्यों को वे संसाधन उपलब्ध हों जो उन्हें जीवित रहने के लिए आवश्यक हैं। इसमें समुदाय का समर्थन और कृषि कार्यकर्ताओं के साथ निष्पक्ष व्यवहार शामिल है। निष्पक्ष साझाकरण का अर्थ है कि हम केवल उतना ही लें जितना हमें आवश्यकता है और बाकी को वापस प्रणाली में डालें। पर्माकल्चर खेती के कई लाभ हैं। यह आर्थिक रूप से लाभकारी है क्योंकि इसमें कम लागत होती है और कम पानी की आवश्यकता होती है। यह विधि आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देती है और प्रदूषण को कम करती है। पर्माकल्चर खेती से प्राप्त फसलें रासायनिक अवशेषों से मुक्त होती हैं, जिससे हमारा स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहता है। पर्माकल्चर खेती करने से हम न केवल अपने पर्यावरण की सुरक्षा करते हैं, बल्कि एक स्थायी और समृद्ध कृषि प्रणाली भी स्थापित करते हैं। यह भविष्य के लिए एक स्थायी मार्ग है जो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी लाभकारी होगा। धन्यवाद। देखते रहिए डीडी किसान, जहां हम आपको खेती और पर्यावरण से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां देते रहेंगे। पर्माकल्चर खेती अपनाएं और अपने भविष्य को सुरक्षित बनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम कृषि दर्शन देख रहे हैं आप। अब अपने आखिरी और बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट की ओर रुख करते हैं, जिसका नाम है फार्मिंग इंडिया। फार्मिंग इंडिया को जानने के लिए आप सीधा रुख करेंगे अपने एआई एंकर कृष का और उनसे जानते हैं कि आज क्या कुछ खास जानकारी लेकर आए हैं। कृष, क्या कुछ जानकारी है आज आपके पास? नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। पंजाब में गर्मी को देखते हुए बागों में समय समय पर सिंचाई करते रहे। नींबू, नाशपाती और लीची के बागों में सिंचाई करें। वहीं किसान आम के बागों में हिसाब से सिंचाई करें। फलों को पेड़ों से गिरने से बचाने के लिए भी सिंचाई जरूरी है। साथ ही टमाटर, मिर्च और शिमला मिर्च के खेतों में भी हल्की सिंचाई करें। पंजाब के किसान बैंगन और खीरे की फसल में सिंचाई करते रहें। उत्तर प्रदेश में मूंग, उड़द और हरे चारे वाली फसलों में सिंचाई करें। सब्जियों के खेतों और नर्सरी में भी सिंचाई करते रहें। वहीं बागों में गर्मी के इस मौसम में सिंचाई करना जरूरी है। पूर्वी मध्य प्रदेश में गर्मी को देखते हुए तैयार सब्जियों की तुड़ाई और कटाई सुबह या शाम के समय करना ठीक रहेगा। इसके बाद सब्जियों को छायादार जगह पर रखें। सब्जियों के खेतों में समय समय पर सिंचाई करते रहें। सब्जियों की नर्सरी, बगानों और हरे चारे वाली फसलों में भी सिंचाई की जरूरत है। मध्य प्रदेश के सतपुरा पठार इलाके में मक्का और कपास की बुवाई का काम करें। मध्य प्रदेश के सतपुरा पठार क्षेत्र में किसान गोभी, टमाटर, मिर्च और बैंगन की अगेती किस्म की नर्सरी तैयार करना शुरू कर दें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान पीएम कुसुम के बारे में। पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य मार्च 2026 तक लगभग 34,80 मेगावाट सौर क्षमता जोड़ना है। इसके तहत कुल 34,422 करोड़ का केंद्रीय वित्तीय समर्थन प्रदान किया जाएगा। इस योजना के 3 मुख्य घटक हैं। पहला, किसानों की भूमि पर 10,000 मेगावाट विकेंद्रित सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना। दूसरा, 14 लाख सोलर कृषि पंपों की स्थापना। और तीसरा, 35 लाख ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों का सौरकरण। घटक ए के तहत 500 किलोवाट से 2 मेगावाट तक की क्षमता वाले सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे,
जिनसे उत्पन्न ऊर्जा को राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित दर पर डिस्कॉम्स द्वारा खरीदा जाएगा। इससे किसानों को अतिरिक्त आय का स्रोत मिलेगा। घटक बी में किसानों को उन क्षेत्रों में सोलर कृषि पंप लगाने के लिए समर्थन मिलेगा जहां ग्रिड सप्लाई उपलब्ध नहीं है। इस योजना के तहत किसानों को 30% लागत पर सब्सिडी मिलेगी और शेष राशि का 40% बैंक लोन द्वारा कवर किया जा सकता है। घटक सी में ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों का सौरकरण किया जाएगा, जिससे किसान अपनी सिंचाई की जरूरतों के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग कर सकेंगे और अतिरिक्त ऊर्जा को डिस्कॉम्स को बेच सकेंगे। पीएम कुसुम योजना किसानों की आय बढ़ाने और उनके जीवन में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण है। यह उन्हें दिन के समय सस्ती और सुलभ ऊर्जा प्रदान करती है, जिससे उनके कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है और उनके जीवन में स्थायित्व आता है। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। तो ये था आज का हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। उम्मीद करते हैं कि उपलब्ध कराई गई सभी जानकारियों से किसान भाई सही तरीके से लाभ ले सकेंगे और खेती किसानी में आगे बढ़कर कुछ नया कर सकेंगे, अपनी आय को बढ़ा सकेंगे। कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी या कोई भी सुझाव आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। पत्र लिखने के लिए आप हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। दोस्तों, इसके अलावा हमें ईमेल के जरिए भी अपने सुझाव पहुंचा सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। हमारी ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। आपके सुझाव और आपके सलाहों का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है और आपके सुझाव और सलाह हमारे कार्यक्रम को और बेहतर करने में काफ़ी मददगार साबित होते हैं। हमारे इस कार्यक्रम को हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। आपको करना बस इतना है कि टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करना है और सीधा आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर पहुंच जाएंगे। कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम को कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर आप देख सकते हैं। इसके साथ ही आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।